इस गहन चर्चा में स्वागत है। हम अक्सर एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो रातों रात मिलने वाली सफलता की कहानियों से ग्रस्त है। हाँ, बिल्कुल। वायरल पल और वो 30 दिन में जीवन बदल देने वाले चमत्कार। एकदम सही। जब भी आत्म सुधार की बात आती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत बड़े क्रांतिकारी कदम की आवश्यकता है। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, जो एटॉमिक हैबिट्स का एक बेहद विस्तृत सारांश है, वो इस पूरी धारणा को जड़ से पलट देती है। और इस सामग्री को डिकोड करना बहुत जरूरी है, खासकर आज के समय में जहाँ हर तरफ जानकारी का एक सैलाब है, जिसे हम इन्फो ओवरलोड कहते हैं। बिल्कुल। इस चर्चा का उद्देश्य भी यही है, सीखने के प्रति उत्सुक श्रोताओं को ये समझाना कि सफलता जीवन में एक बार होने वाले किसी बड़े बदलाव का परिणाम नहीं है। ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे समझा और लागू किया जाए। सही कहा। और शुरुआत में ना छोटे बदलावों का ये विषय बहुत ही साधारण लग सकता है। मतलब रोज 1% बेहतर होना सुनने में बहुत मामूली लगता है, लेकिन ये असल में एक गेम चेंजर है। क्योंकि ये सिर्फ आदतों की एक सूची नहीं है, ये इंसान के व्यवहार के, काम करने के तरीके का एक गहरा मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो चीजें हम रोज बिना सोचे समझे करते हैं, वे असल में हमारे जीवन की दिशा कैसे तय कर रही हैं। तो चलिए इस अवधारणा को खोलते हैं। स्रोत में सबसे पहले जिस विचार पर जोर दिया गया है, वो है 1% सुधार की शक्ति, या द 1% रूल। हाँ, इसे आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट कहा गया है। बिल्कुल। अब कागज पर ये बहुत आसान लगता है कि रोज 1% बेहतर होना है, लेकिन इसका गणित बहुत ही चौंकाने वाला है। अगर कोई व्यक्ति रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होता है, तो वो 1 साल के अंत में 37 गुना बेहतर हो जाता है। 37 गुना? और इसके विपरीत अगर रोजाना 1% की गिरावट आती है, तो वो व्यक्ति 0 के करीब पहुंच जाता है। वही तो समस्या ये है कि जब कोई व्यक्ति आज जंक फूड खाता है, तो उसका वजन उसी दिन नहीं बढ़ता। इसलिए दिमाग उस छोटी सी गिरावट को नजरअंदाज कर देता है। यहीं पे मानव मस्तिष्क सबसे बड़ी गलती करता है। मेरा मतलब है, हमारा दिमाग तात्कालिक परिणामों को ज्यादा तवज्जो देता है ना। एकदम सही। हमारा विकास इस तरह से हुआ है कि हम तात्कालिक खतरों और तात्कालिक इनामों पे ध्यान दें। जब कोई व्यक्ति आज 10 मिनट किताब पढ़ता है, तो वो अचानक से विद्वान नहीं बन जाता। या जब कोई आज पैसे बचाता है, तो वो उसी दिन करोड़पति नहीं बन जाता। हाँ, और तत्काल परिणाम ना दिखने के कारण उस आदत को छोड़ देना बहुत आसान होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का सिद्धांत समय की मांग करता है। जब समय को एक सहयोगी के रूप में देखा जाता है, तो ये छोटे कदम एक विशाल परिणाम में बदल जाते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है। और इसके बाद स्रोत एक और बड़ा विचार प्रस्तुत करता है, लक्ष्यों और सिस्टम के बीच का अंतर, गोल्स वर्सेस सिस्टम्स। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि लोग अक्सर असफल क्यों होते हैं। कंपनियों के बिक्री के लक्ष्य होते हैं, एथलीटों के स्वर्ण पदक जीतने के लक्ष्य होते हैं। हमें हमेशा सिखाया गया है कि अपना लक्ष्य बड़ा रखो। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन स्रोत ये नहीं कह रहा है कि दिशा तय करना गलत है। लक्ष्य दिशा निर्धारित करने के लिए अच्छे हैं, लेकिन प्रगति करने के लिए सिस्टम यानी प्रक्रिया सबसे अच्छे हैं। तो मतलब लक्ष्य महज एक दिशा सूचक है। बिल्कुल। इसे इस तरह समझा जा सकता है, किसी भी खेल प्रतियोगिता में जीतने वाले और हारने वाले दोनों का लक्ष्य एक ही होता है, स्वर्ण पदक जीतना। अगर केवल लक्ष्य रखने से सफलता मिलती, तो हर कोई जीत जाता। सही कहा। जो चीज एक विजेता को हारने वाले से अलग करती है, वह उनका लक्ष्य नहीं, बल्कि उनका सिस्टम है, उनकी रोजमर्रा की अभ्यास करने की प्रक्रिया, उनका अनुशासन। यानी अगर हम केवल लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, तो हम अपनी खुशी को भविष्य के लिए टाल देते हैं। जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होता, व्यक्ति खुद को असफल मानता है। और लक्ष्य मिल भी जाए तो उसके बाद क्या? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। मैराथन दौड़ने के बाद ज्यादातर लोग दौड़ना छोड़ देते हैं। सटीक रूप से। लक्ष्य उन्मुख मानसिकता का एक बड़ा नुकसान यही यो-यो प्रभाव है। लक्ष्य एक अस्थायी प्रेरणा देते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति का ध्यान सिस्टम पर है, यानी रोजाना स्वस्थ रहने की प्रक्रिया पर है, तो मैराथन के बाद भी वो प्रगति जारी रहेगी। सिस्टम एक स्थायी प्रगति का निर्माण करते हैं। ये बात तो एकदम साफ हो गई। तो अगर सिस्टम वो इंजन है जो हमें आगे ले जाता है, तो फिर उस इंजन को चलाने वाला ईंधन क्या है? यहाँ स्रोत पहचान में बदलाव की अवधारणा लेकर आता है।
आइडेंटिटी चेंज। हाँ, अक्सर जब लोग कुछ बदलना चाहते हैं तो वो इस बात पर ध्यान देते हैं कि वो क्या हासिल करना चाहते हैं या वे क्या करेंगे, जैसे वजन कम करना या जिम जाना। लेकिन बदलाव का सबसे शक्तिशाली रूप पहचान बदलना है। ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि क्या बनना है। और ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत सटीक लगता है। अगर कोई अंदर से खुद को आलसी मानता है लेकिन बाहर से रोज दौड़ने की कोशिश कर रहा है तो वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। इसे संज्ञानात्मक असंगति या कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जब व्यवहार पहचान बन जाता है तो बदलाव स्थायी हो जाता है। कोई ये नहीं कहता कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कहता है मैं धूम्रपान करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है और स्रोत में इसे द वोट एनालॉजी से बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया गया है। उठाया गया हर कदम उस प्रकार के व्यक्ति के लिए एक वोट है जो कोई बनना चाहता है। हाँ, एक बार कसरत करने से कोई एथलीट नहीं बन जाता, लेकिन जब वो छोटे काम लगातार किए जाते हैं तो वे एक प्रकार का सबूत इकट्ठा करते हैं और नई पहचान पर विश्वास बढ़ता है। बिल्कुल। अब अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो आदतों के पीछे का विज्ञान क्या है? कोई आदत असल में बनती कैसे है? विज्ञान बताता है कि हर आदत 4 चरणों के एक चक्र का पालन करती है। इसे हैबिट लूप कहते हैं। इसके 4 चरण होते हैं: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। सही। और जब तक ये चारों चरण पूरे नहीं होते, कोई भी व्यवहार आदत नहीं बन सकता। तो अगर हम इस लूप को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें, सबसे पहले एक संकेत या क्यू होता है जो मस्तिष्क को ट्रिगर करता है, जैसे फोन की स्क्रीन का चमकना। और वो संकेत तुरंत लालसा या क्रेविंग को जन्म देता है। लालसा के बिना कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं होता। व्यक्ति को फोन के चमकने की परवाह नहीं है, उसे परवाह इस बात की है कि संदेश किसने भेजा है। वो जिज्ञासा ही लालसा है। बिल्कुल। उसके बाद तीसरा चरण आता है प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स। ये वो वास्तविक व्यवहार है, फोन उठाना और स्क्रीन अनलॉक करना। और अंत में इनाम, संदेश पढ़ने के बाद जो संतुष्टि मिलती है। हाँ, और ये इनाम मस्तिष्क को ये सिखाता है कि भविष्य में जब भी फोन की आवाज आए तो इस पूरे चक्र को फिर से दोहराना है। इस तरह हैबिट लूप पूरा होता है। ये 4 चरणों वाला ढांचा वास्तव में एक मास्टर चाबी है और इसी के आधार पर स्रोत व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम प्रस्तुत करता है। चलिए इन्हें व्यावहारिक उदाहरणों के साथ समझते हैं। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। मेक इट ऑब्वियस। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे रोज ध्यान करना चाहिए, जो बहुत ही अस्पष्ट है। इसके लिए स्रोत हैबिट स्टैकिंग की बात करता है। हैबिट स्टैकिंग यानी एक्स करने के बाद वाई किया जाएगा। हाँ, अपनी किसी नई आदत को पुरानी मजबूत आदत के साथ जोड़ देना। जैसे सुबह की कॉफी का कप हाथ में लेने के बाद मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाऊंगा। यहाँ कॉफी पीना एक ट्रिगर बन जाता है। और इसी नियम के तहत पर्यावरण के डिजाइन पर भी बात की गई है। पर्यावरण अक्सर अदृश्य हाथ होता है। बिल्कुल। अगर सेब फ्रिज के सबसे निचले हिस्से में छुपे हैं तो कोई उन्हें नहीं खाएगा। उन्हें टेबल पर सामने रखना होगा ताकि वे स्पष्ट दिखें। पर्यावरण को ऐसा बनाना कि अच्छी आदतें दिखने योग्य हों। अब आता है दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। यहाँ डोपामाइन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। हाँ, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। दिलचस्प बात यह है कि डोपामाइन केवल तब नहीं बढ़ता जब इनाम मिलता है, बल्कि तब भी बढ़ता है जब हम इनाम की उम्मीद करते हैं। इसीलिए किसी ट्रिप की योजना बनाना असल में ट्रिप पर जाने से ज्यादा मजेदार लगता है। तो इसे आकर्षक बनाने के लिए हम टेम्पटेशन बंडलिंग का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। जरूरी कामों को उन कामों के साथ जोड़ना जो आनंददायक हैं। जैसे अगर जिम जाना पसंद नहीं है लेकिन पॉडकास्ट सुनना पसंद है, तो नियम बना लें कि पॉडकास्ट तभी सुनेंगे जब ट्रेडमिल पर दौड़ रहे होंगे। सही। अब तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं। मानव स्वभाव हमेशा कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत 2 मिनट के नियम की बात करता है, 2 मिनट रूल। किसी भी नई आदत को 2 मिनट तक सीमित कर दें। शुरुआत में केवल 2 मिनट के लिए जिम जाना हास्यास्पद लग सकता है। हाँ, लोग सोचेंगे कि सिर्फ 2 मिनट के लिए जिम जाकर वे बेवकूफ लगेंगे। लेकिन इसका मनोविज्ञान बहुत गहरा है। लक्ष्य शुरुआत में भारी कसरत करना नहीं है, लक्ष्य है उपस्थित होना, शोइंग अप। बिल्कुल। एक नई आदत को तब तक सुधारा नहीं जा सकता जब तक वो स्थापित न हो जाए। तीव्रता से ज्यादा रोजाना उसे दोहराना जरूरी है। 2 मिनट का नियम शुरुआती रुकावट को खत्म कर देता है। एक बार जूते पहनकर बाहर निकल गए तो पहाड़ पार हो जाता है। अब आते हैं चौथे नियम पर, इसे संतोषजनक बनाएं। ये नियम इस बात की संभावना बढ़ाता है कि व्यवहार भविष्य में दोहराया जाएगा।
आधुनिक जीवन में ज्यादातर इनाम विलंबित होते हैं। महीने के अंत में वेतन मिलना या कसरत का परिणाम महीनों बाद दिखना। हाँ, और दिमाग इसे टालने की कोशिश करता है, इसलिए हमें तत्काल इनाम बनाने होंगे। जैसे प्रोग्रेस ट्रैकर्स। कैलेंडर पर क्रॉस का निशान लगाना या छोटी जीतों का जश्न मनाना, ये तुरंत संतोष देता है। हैबिट ट्रैकर खुद एक आदत बन जाता है। अब ये तो हुई अच्छी आदतें बनाने की बात, लेकिन बुरी आदतों को कैसे तोड़ा जाए? मुझे लगता है कि ठीक इन्हीं 4 नियमों को उल्टा कर देना चाहिए। फोन की लत कम करनी है तो संकेत को हटा दें, फोन दूसरे कमरे में रख दें। ये हुआ अदृश्य बनाना। और कठिन बनाने के लिए घर्षण पैदा करें, सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दें ताकि हर बार इस्तेमाल करने के लिए डाउनलोड करना पड़े। और असंतोषजनक बनाने के लिए जवाबदेही तय करना। अगर नियम तोड़ा तो दोस्त को पैसे देने होंगे। तत्काल दर्द। इन सब में पर्यावरण की भूमिका सबसे बड़ी है। पर्यावरण अक्सर प्रेरणा से अधिक मायने रखता है। अनुशासित लोग वे नहीं हैं जो प्रलोभनों से लड़ते हैं, बल्कि वे हैं जिन्हें प्रलोभनों से लड़ना ही नहीं पड़ता। उन्होंने अपने माहौल को ये वैसा डिजाइन कर लिया है। अब चर्चा के एक बहुत ही गहरे हिस्से पर आते हैं, छिपी हुई क्षमता का पठार, द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। ये समझना बहुत जरूरी है कि शुरुआत में प्रगति क्यों दिखाई नहीं देती। अक्सर हम सोचते हैं कि आज मेहनत की तो कल परिणाम दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और लोग हार मान लेते हैं। इसे समझने के लिए बर्फ के टुकड़े का उदाहरण सबसे बेहतरीन है। एक ठंडे कमरे में बर्फ रखी है और तापमान 25 डिग्री से 26, 27, 28 तक बढ़ता है। कोई बदलाव नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री तक पहुंचता है, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। क्या केवल 32वें डिग्री ने बर्फ पिघलाई? नहीं, पिछले सभी डिग्रियों की ऊर्जा व्यर्थ नहीं गई थी, वो बस संचित हो रही थी। सटीक विश्लेषण। परिणाम तब दिखते हैं जब लगातार प्रयासों के बाद एक महत्वपूर्ण सीमा पार हो जाती है। इसलिए धीमी वृद्धि के चरण में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बार पठार पार कर लिया तो फिर बोरियत आने लगती है। यहाँ चरम प्रेरणा कैसे बनाए रखें? इसके लिए गोल्डीलॉक्स नियम है। चरम प्रेरणा तब मिलती है जब कोई कार्य हमारी वर्तमान क्षमता से बस थोड़ा से ही अधिक चुनौतीपूर्ण हो। न बहुत आसान और न बहुत कठिन। हाँ, अगर टेनिस में आप प्रो खिलाड़ी से खेलेंगे तो निराश होंगे और बच्चे से खेलेंगे तो बोर होंगे। अपने ही स्तर के खिलाड़ी से खेलने पर आप फ्लो स्टेट में रहेंगे। ये बहुत ही व्यवहारिक है। इसके अलावा स्रोत सामाजिक प्रभाव की भी बात करता है। मनुष्य अपने करीबी समूहों की नकल करते हैं। हम एक सामाजिक प्रजाति हैं, इसलिए ऐसे समुदायों से जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है जहां हमारी वांछित आदतें सामान्य बात हों। अगर आसपास के सभी लोग व्यवसाय कर रहे हैं तो वो आदत बनाए रखना आसान हो जाता है। और चर्चा को समेटते हुए हम उन्नत रणनीतियों का उल्लेख कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम कैसे अपनी आदतों को स्वचालन या ऑटोमेशन पर डालें। तकनीक का उपयोग करके निवेश को ऑटोमेट करना, हाँ, या कमिटमेंट डिवाइस का उपयोग करना। और सबसे अहम बात है बोरियत से बचना। जो व्यक्ति एक ही काम को रोजाना बिना बोर हुए करने की कला सीख लेता है, वही निरंतरता में महारत हासिल करता है। तो इस सब का असल भी क्या मतलब है? अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो निष्कर्ष ये है कि छोटे दैनिक सुधार पहचान को आकार देते हैं और पहचान भविष्य को आकार देती है। बिल्कुल। स्थायी सफलता अनुशासित सिस्टम, पर्यावरण, डिजाइन और लगातार छोटे कदमों से आती है। और ये जानकारी सूचनाओं के अति भार वाली इस दुनिया में बहुत प्रासंगिक है। ये बिना थके अपनी दिनचर्या पर नियंत्रण पाने का एक व्यवहारिक शॉर्टकट है। ये सच में एक गेम चेंजर है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद स्रोत सामग्री से उपजा एक विचार मेरे मन में आ रहा है। वो क्या है? अगर हमारा पर्यावरण और हमारा सामाजिक दायरा हमारी आदतों और अंततः हमारी पहचान को इतनी गहराई से तय करता है, तो क्या हमारी पहचान सच में हमारी अपनी है या हम बस अपने आसपास के माहौल द्वारा रचे गए एक डिजाइन का परिणाम है? ये वास्तव में एक ऐसा सवाल है जो हमें गहराई से सोचने और खुद से आगे की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही हम आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए।